हेलो फ्रेंड्स, टारगेट ऑल्टट 100 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर लूसेंट जी के लेटेस्ट एडिशन 2021 बुक की सीरीज स्टार्ट की है और पहला लेक्चर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है और ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ है। क्योंकि प्रेजेंट में अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम हमारे आने वाले हैं, जैसे जूनियर सुपर टैट, यूपी ट्रिपल एससी पैट एंड यूपीएसआई। ओके, तो सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख में है, जो शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। एरड़ अभिलेख से सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। ओके, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तवास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था और इसी को कारसा पर्ण कहा गया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध वर्तमान में हमें से ये म्यांमार के नाम से जानते हैं। सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार। ओके, मलाया को स्वर्णद्वीप, कंबोडिया को कंबोज एंड जावा को यव द्वीप स्थापित हुए। ओके, महत्वपूर्ण अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित है और ये कलिंग राजा खारवेल द्वारा लिखा गया था। ओके, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख शासक रुद्रदामन द्वारा। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त के बारे में एंड एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त एंड देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। ओके, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली है एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाई। ओके, नागर एवं द्रविड़ दोनों के मिश्रण को वेसर शैली कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। ओके, पंचायतन मंदिर के उदाहरण कंदारिया,
ओके, महादेव मंदिर खजुराहो, बृहदेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ओके, प्रागैतिहासिक काल। ओके, इतिहास को हमने स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल एंड ऐतिहासिक काल। ओके, तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री, इतिहास का विभाजन प्री हिस्ट्री, आद इतिहास एवं इतिहास 3 भागों में किया गया। ओके, प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि यह वह काल है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। आद ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं पर अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। एंड ऐतिहासिक काल यह वह काल है जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं और उन्हें पढ़ भी लिया गया है, जैसे वर्तमान या आधुनिक। ओके, यानी कि वैदिक सभ्यता से अभी तक। ओके, में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, वह प्राग ऐतिहासिक काल। एंड आद ऐतिहासिक काल जहाँ पर लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, उस दक्षिण नवपाषाण चमकीला धूसर काल को कहते हैं, जिस काल में पूर्व नवपाषाण भूरा लाल लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। ओके, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ज्ञानी मानव यानी कि होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग यह या पुरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तामा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। प्राप्ति स्थल अति पंखम ओके था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल थी एवं जौ भी थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो प्रयोग में लाया गया चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है और कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ई में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण यानी कि माइक्रोलिथ्स खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही
सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला कहते हैं। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। ईनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। प्राग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई और इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। ओके, तिथि निर्धारण की C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लिवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य तो मौजूद थे पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ओके, और अथवा कांस्य युग में भी रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ भूमध्य सागरी थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दास्क नदी के किनारे सुद कांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा यानी कि जम्मू कश्मीर एवं दक्षिणी पुरा स्थल दाइमाबाद गोदावरी नदी के तट पर जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। ओके, फॉर एग्जाम्पल सुद कांगेडोर इधर हो गया, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, नॉर्थ यानी कि मांडा जम्मू कश्मीर, ओके, साउथ यानी कि दाइमाबाद महाराष्ट्र अहमदनगर, ओके, एंड ईस्ट यानी कि आलमगीरपुर यूपी, एंड वेस्ट सुद कांगेडोर मकरान बलूचिस्तान यानी कि दास्क नदी। ओके, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है और ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। ओके, एंड स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए
तो वो मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान में स्थित है। और अगर भारत में पूछा जाए तो राखीगढ़ी है जो घग्गर नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ओके, और इसकी खोज 1963 ई में सूरज भान ने की थी। किसकी? राखीगढ़ी की। ओके, लोथल सुत कोथदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। ओके, अग्निकुंड लोथल कालीबंगन से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है और उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ों से मिलते हैं और चनहुदड़ों से वक्राकार ईंटें भी मिलती हैं। ओके, याद रखना। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं यानी कि इधर से ऐसे, ओके, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई चीज़ यहाँ से लिखी, फिर यहाँ से ऐसे, ओके, ऐसी थी, ऐसे लिखते थे, दाईं से बाईं और बाईं से दाईं। ओके, एंड लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। ओके, एंड सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का यूज करते थे। मिट्टी से बने हल साक्ष्य बनबाली से मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सुत कोथदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। ओके, तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ओके, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ण के हाथों में था। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी, उत्खनन कर्ता एवं वर्तमान स्थिति। ओके, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। मोहदा स्वरूप वस्त ने 1926 में एंड व्हीलर ने 1946 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पाकिस्तान के सिंध प्रांत
लरकाना जिला, राखलदास बनर्जी 1922, मैके ने 1927, व्हीलर ने 1930। चनउदड़ो सिंधु नदी, सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाब शाह जिला, मैके। ओके 1925 में मैके ने, एनजी मजूमदार ने 1931 में। ओके कालीबंगन घग्गर नदी, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, अमलानंद घोष 1951, बीबी लाल एवं वीके थापर 1961 में। कोट दीजी सिंधु नदी, सिंध प्रांत का खैरपुर जिला, फजल अहमद 1953। रंगपुर मादर नदी, गुजरात का कठियावाड़ जिला, रंगनाथ राव 1953-54 में। रोपड़ सतलज नदी, पंजाब का रोपड़ जिला, यगदत्त शर्मा 1953-56 में। ओके लोथल भोगवा नदी, गुजरात का अहमदाबाद जिला, रंगनाथ राव ने। ओके यगदत्त शर्मा ने रोपड़ का। ओके और लोथल भोगवा नदी, गुजरात का अहमदाबाद जिला, ओके रंगनाथ राव ने। आलमगीरपुर हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, यगदत्त शर्मा ने। ओके सुत कांगेडोर दास्क नदी, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे, ऑरेल स्टॉइन 1927 में। बन माली रंगोई, हरियाणा का हिसार जिला, रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में। धौलावीरा लूनी नदी, गुजरात का कच्छ जिला, जेपी जोशी 1967-1968 और रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 और 51 में। सोत कहा सादी कौर, दक्षिणी बलूचिस्तान, जॉर्ज डेल्स 1965 में। ओके सैंदमबासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंदमबासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, यानी कि लोहे से परिचित नहीं थे। ओके कालीबंगन से एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला नगर शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों के जलाने एवं गाड़ने वाले यानी जलाने और दफनाने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान मिलती है। हड़प्पा में दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ओके वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं। आप जानते हैं ऋग वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व एंड उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सैंधव सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ध्यान रखना सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी लेकिन वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ओके और आर्यों की भाषा संस्कृत थी और आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। कौन? नर जाति समूह इंगित करता है।
शब्द को। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है और इस चिन्ह से सूर्योपासना यानी कि सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। तो सिंधु घाटी में क्या नहीं मिला? मंदिर के अवशेष नहीं मिले। ओके, ये प्रश्न आ सकता है। सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी एंड पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था, जबकि वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी। ओके, ये याद रखना। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था। कुल, ग्राम, विष, जन एवं राष्ट्र में ग्राम के मुखिया ग्रामणी, विष के प्रधान विस्पति, जन के शासक राजन एंड राज्याधिकारियों के पुरोहित, राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। ओके, तो दोस्तों आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर का वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं